ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स पावर 23 माइनस कॉस एक्स पावर 22 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस हाफ tan इनवर्स mod x, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल। मतलब x क्या लेना है आपको इस इंटरवल का, -10 पाई से लेकर 20 पाई तक, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम जी एक्स। मतलब हमें बताना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब इस इंटरवल में x की कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो सबसे पहले आप देखो सिग्नम के हम जानते हैं, सिग्नम के केवल 3 आंसर होते हैं, -1, 0 और 1। अगर सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका आंसर -1, पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आंसर 1 और 0 है तो 0। तो अब gx पता करो, gx आपको हर वैल्यूज के लिए क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आप इसका रेंज फाइंड कर लो, भाई tan इनवर्स x होता तो उसका रेंज होता -π/2 से π/2, मगर यहाँ tan इनवर्स mod x है तो उसका रेंज होगा 0 से पाई। tan इनवर्स mod x का रेंज होगा 0 से π/2, सॉरी 0 से π/2, फिर उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई, 0 से π/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई दे जाएगा 0 से π/4, तो 1/2 tan इनवर्स mod x 0 से π/4, उसमें 1 ऐड करो, मतलब 1 ऐड करोगे तो फाइनली दिखेगा कि हर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो gx अगर पॉजिटिव है, gx अगर पॉजिटिव है तो उसका सिग्नम क्या होगा, 1 हो जाएगा, सिग्नम क्या होगा 1। और fx उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि अब हमें x फाइंड करना है, तो sin x पावर 23 cos x पावर 22 इक्वल टू 1। अब आप बताओ इसको 1 कैसे ला सकते हैं। तो 1 लाने के यहाँ पे देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहले वो मैं बताता हूँ, फिर आप उसमें से सिलेक्ट करो कि कौन सा तरीका हो सकता है। भाई देखो, अगर sin x ने वैल्यू 1 दे दी, अगर sin x ने वैल्यू 1 दे दी तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो 1 - 0 क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू sin x पावर 23 की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होना चाहिए, cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, तब जाके 1 आएगा ना। मगर ये वाला जो केस है ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखो cos x की पावर 22, किसी की भी पावर इवन हो उसका आंसर माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, ये वाला माइनस तो एज इट इज रखा, मैं cos x पावर 22 की बात करता हूँ, क्या इसकी वैल्यू -1 आ सकती है, नहीं आ सकती, मतलब ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। फिर sin x की पावर 23 -1 हो सकता है, तो अगर ये -1 हुआ तो इसकी वैल्यू फिर क्या आनी चाहिए निकल के, -2 निकल कर आना चाहिए, तभी तो 1 आएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो केवल इतने में से यही वो केस है जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आ सकता है, इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये केवल तभी पॉसिबल है जब sin x पावर 23 क्या हो जाए 1 एंड cos x पावर 22 क्या हो जाए 0, cos x पावर 22 क्या हो जाए 0। तो बताओ ये दोनों कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ से तो दिख रहा है कि sin x 1 होना चाहिए तभी इसकी पावर 23 1 आएगी, और cos x क्या होना चाहिए 0, मतलब ये दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको अलग निकाल लो इसको अलग निकाल लो, ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू 1 एंड इसकी वैल्यू 0 होगी तब जाके इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो बताओ sin x 1 और cos x 0 कहाँ होता है, तो आप जानते हो कहाँ पर होता है, पॉजिटिव y एक्सिस पर होता है। कहाँ पे होता है, पॉजिटिव y एक्सिस पर ही sin x 1 देता है और cos x 0 देता है। तो बताओ इस इंटरवल में कितनी बार तुम्हें पॉजिटिव y एक्सिस मिलेगी। मान लो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से पाई 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई तक एक बार ये मिलेगा, तो फिर 4 पाई में, मतलब 0 से 4 पाई में 2 बार, तो 20 पाई तक कितनी बार, 0 से 20 पाई तक ये मिल जाएगा तुमको 10 बार।
0 से 20 पाई तक 10 बार मिल जाएगा। फिर माइनस में मतलब आप एंड क्लॉकवाइज चलना चालू कर दो, तो 10 पाई मतलब एक बार क्लॉकवाइज चले -2 पाई, फिर -4 पाई, फिर -6 पाई, तो -10 पाई तक के लिए कितनी बार जाओगे? 5 बार। मतलब 0 से 20 पाई तक गए तो 10 बार इसको काटोगे, और 0 से -10 पाई तक जाओगे तो 5 बार काटोगे। तो ओवरऑल कितनी बार काटोगे? ये 10 + 5 मतलब टोटल नंबर ऑफ x या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या होगा? 15। क्लियर? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = x⁴ - x² अपॉन x⁴ प्लस 2x³ - 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, ये हमें गिवन है इज इक्वल टू, मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, और ये गिवन है कि x क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो दिख रहा है यहाँ बहुत सारे डिफरेंट पावर वाले टर्म है, स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, पावर 6 है एंड पावर 0 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या हम इसको सिमिलर फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब हर जगह मुझे कुछ एक जैसा दिखने लग जाए। तो एक जैसा दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस टर्म को x³ से डिवाइड कर लो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड कर लो। तो न्यूमरेटर में बन जाएगा x - 1/x, ये हो जाएगा x³, ये +2 - 1/x³, तो ये हो गया x - 1/x अपॉन x³ - 1/x³। ठीक है ना, x³ - 1/x³ +2। अच्छा, इसको भी हम x - 1/x के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? f(x) = हो गया x - 1/x अपॉन, इसमें लगा दो a³ - b³ का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a मतलब x माइनस b का फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब माइनस 3ab a - b, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, उम्मीद है ये सब ने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, तो ये हो गया a - b का होल क्यूब माइनस 3ab, तो ab करोगे तो 1 हो जाएगा, a - b तो x - 1/x। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, माइनस का 3a²b, तो हाँ ध्यान दीजिएगा ये वाला टर्म यहाँ पे क्या होगा? प्लस का होगा। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे क्या होगा? प्लस का होगा। ठीक, अच्छा आगे क्या बना हमारे पास, है ना, ये फॉर्मूला लग गया और ये प्लस का 2, ये एज इट इज रहा। फिर अगर आप यहाँ देखो, है ना, तो इस टर्म को मैं बोल सकता हूँ, अच्छा, और चूंकि x क्या है? ग्रेटर देन 1 है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो x - 1/x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये वैल्यू 0 तब आती जब आप x = 1 रखते, बट =1 है ही नहीं, इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो x क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, और 1/x 1 से छोटा होगा, तो इनका डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू होगी, लेस देन और इक्वल टू होगी x - 1/x अपॉन x - 1/x अपॉन 3x - 1/x प्लस 3x - 1/x। भाई ये वाला टर्म एज इट इज। ठीक है, और इस टर्म को मैंने क्या लिख लिया? इस तरीके से लिख लिया। और आपको पता होगा कि 1 से बड़ा कोई नंबर है, 1 से बड़ा कोई नंबर है तो उसकी पावर और इनके प्रोडक्ट में पावर वाला टर्म बड़ा होता है। ठीक है, पावर वाला टर्म बड़ा होता है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में ये टर्म बड़ा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और +2 भी था तो ये टर्म बड़ा हो रहा था, तो हमने क्या करा? कुछ ऐसा टर्म लिख दिया जिससे ये डिनोमिनेटर क्या हो जाए? छोटा हो जाए। और आपको मालूम होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी।
इसका डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब ये वैल्यू छोटी है, इसलिए क्या लगा, लेस देन और इक्वल टू। अब कोई सोचे ऐसा क्यों लिख लिया, ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि देखो अब सिंप्लीफाई होकर बहुत ही आसान सा आंसर आ रहा है, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1/6। दिख रहा है ना, x माइनस 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से अपने पास कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स मैक्सिमम होगा 1/6। क्लियर है, तो हमने इस तरह से इसको लिखा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24th नंबर का, बोला है द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, और ए बिलोंग्स टू बोला है 1 to 500। The sum of positive integral values of a belongs to 1 to 500, for which the equation greatest integer of x cube of greatest integer x plus x minus a equal to 0 has solution। मतलब अगर इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन है तो उसके लिए a क्या होना चाहिए, और a जो हो सकता है उसमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज जो होंगी उनका सम क्या है ये हमें बताना है। बोला है ना सम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बताओ भाई, ए तो हमें इंटीजर लेना ही है, क्वेश्चन में ही बोला है, तो ए हमारा इंटीजर है। ये बाय डिफॉल्ट क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो आंसर इंटीजर आता है, तो इंटीजर तो x क्या होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि जीरो आ जाए। भाई इंटीजर में कोई फ्रैक्शन जोड़ोगे या घटाओगे तब तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों इंटीजर हैं और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो तीसरा नंबर है ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि x कैसा हुआ, इंटीजर हुआ, मतलब x और a दोनों ही क्या हैं, इंटीजर है, ठीक है ना। हाँ, ए में तो पता है ए कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, ए तो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो चूंकि अब x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस x माइनस ए इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस x माइनस ए इक्वल टू 0। अब हमें पता है हमें फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है, तो ये हो गया x क्यूब प्लस x, तो a हो जाएगा x कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे यहाँ बताओ कि a कैसा है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वैल्यू तो दिख रही है पॉजिटिव है, भाई a पॉजिटिव लाना है, भाई होना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो क्या x भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव है। अब इंटीजर भी चाहिए, तो क्या x भी इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप x की वैल्यू फ्रैक्शन लोगे तो ये सॉल्व होके फ्रैक्शन ही देगा, करके देख लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से x की आप इंटीग्रल वैल्यूज रखते जाओ, a की इंटीग्रल वैल्यूज मिलती जाएंगी, तो 0 1 2 3 4 5 ये रखते जाएंगे, तो a क्या मिलेगा, अगर मैं x को 0 रखता हूं ना, यही लिख देता चलो, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि नहीं लेना है, क्योंकि a कैसा लेना है, पॉजिटिव इंटीग्रल, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीग्रल। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 प्लस 1 2, तो ये 2 आ जाएगा, 3 लेता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 10 3 जा 30, 4 लेंगे तो 16 प्लस 1 17, 17 4 जा 68, 5 लेंगे तो 25 और 1 26, 26 पंचे 130, ऐसे निकालते जाओ। 6 रखेंगे तो 36 और 1 37, 37 का 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 222। फिर क्या करो, 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में एक ऐड करा 50, 50 में किसका मल्टीप्लाई, 7 का, तो कितना हो गया 350। ऐसी 8 रख के देख लो, 8 का स्क्वायर 64, 165, 65 इंटू 8 करो इसका मल्टीप्लाई 0, और ये हो जाएगा 520, तो अगला आएगा 520, तो 520 भी रिजेक्ट हो जाए क्योंकि एक ही वैल्यू हमें 1 से लेकर 500 के बीच में चाहिए। तो दिख रहा होगा कौन कौन सी वैल्यूज लेना है, उनका एडिशन निकाल लो, ठीक है ना, सम से पूछा था ना अपन से, तो उसका सम निकाल लो। क्लियर? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर का,
इसमें बोला है द फंक्शन आर टू आर, है ना, मतलब फंक्शन डिफाइन है आर से आर में, और इस तरीके से हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 लॉग, और लॉग के अंदर लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट, है ना, अंडर रूट ही बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इस टाइप से हमें ये गिवन है, और बताना क्या है 1 1 ऑन टू इनटू, ये सब हमें बताना है। और फंक्शन बोला जा रहा है कि ये डिफाइन है आर से आर में, मतलब डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल नंबर है, ठीक है ना, डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर। तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका स्क्वायरिंग करके देख लो, हम क्या कर लें यहाँ पे स्क्वायरिंग करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो स्क्वायरिंग करा तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो ऑलरेडी है 1/2 करा हमने, और इसकी पावर क्या कर देते हैं, होल पावर 2 कर देते हैं, ये समझ जाओगे, क्योंकि होल पावर 1/2 2 करेंगे, होल पावर 2 करेंगे तो फाइनली क्या होगा, ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/2 कैंसिल, मतलब यही टर्म बचेगा। तो हमने इसकी पावर करने के लिए आगे 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, या यूं बोल लो 1/2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इस 2 को हम कहाँ ले जा सकते हैं, इस नंबर की पावर में, ठीक है, और इस नंबर की पावर मतलब क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करते देखो, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यही आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बड़ा वाला रूट हट जाएगा। बी स्क्वायर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और प्लस 2ab, तो 2 और इनका मल्टीप्लाई, तो एक रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स इक्वल टू बना 1/4 लॉग, ये टर्म ऐड होके डबल हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस बी लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 1/4 लॉग, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बन गया, यहाँ पे सब कट पिट के 1, और इधर से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद है ये सिंप्लीफाई करना आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करा तो हमें पता चला कि एफ एक्स इज एन, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है इवन फंक्शन, क्योंकि आप इसमें देखो x की जगह माइनस एक्स रख दो तो यही फंक्शन बन जाएगा। तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन हैंस, और इवन फंक्शन हम जानते हैं किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो हैंस इट इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्या है, मैनी 1 है, और हम जानते हैं जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है, मैनी 1। तो ऑप्शन में देख लो भाई क्या मिलाना था हमको, इसमें बताना था ये 1 1 है या नहीं है, तो पहले तो देखो 1 1 नहीं है, तो C और D हो सकते हैं आपके पास, क्योंकि उसने बोला है 1 1 नहीं है। अच्छा ऑन टू के लिए क्या करते हैं, 1 1 में तो पता चल गया कि नहीं है, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, रेंज पता करते हैं, ऑन टू के लिए क्या पता करेंगे, रेंज पता करेंगे, ठीक है। तो रेंज पता कर लो, यहां दिख रहा होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका रूट क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। हम रेंज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर उसका लॉग,
तो इसका लॉग क्या हो जाएगा, हम जानते हैं भाई लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू log 4, ठीक, और उसमें 1/4 का मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 log 4। तो ये दिख रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज तो आने ही नहीं वाली, और डोमेन में तो देखो, सॉरी कोडोमेन में क्या है, नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो कोडोमेन और रेंज यहाँ पे बराबर नहीं होंगी, और कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती तो क्या बोल देते कि ये क्या है, ऑन टू है, तो यहाँ ऑन टू नहीं है और ना ही 1 1 है। तो अब आप लोग समझदार हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाइदर 1 1 और ऑन टू। क्लियर? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 वाले क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये गिवन है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके, तो देखो जो कैसे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है हमें इसमें, रेंज ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन का रेंज बताना है अगर x क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन इसमें, फिर से हम कुछ सिमिलर टर्म्स बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, हमें एक जैसे टर्म दिखने लग जाए। तो यहाँ पे क्या करो आप, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में बनेगा 4x प्लस 1/x, किससे डिवाइड करना है हमें, एक्स क्यूब से नहीं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, है ना, किससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से, तो एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बचा उसको अंदर ले गए, क्लियर, और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1, और इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर की वजह से अंदर एक्स पहुंचेगा, तो ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो देखो हमें सब जगह x प्लस 1/x दिखने लग गया, तो हमने कुछ सिमिलर तरीके से इसको बना लिया, और वो कैसे बना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे आप देखो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 1/x जानते हैं आप लोग क्या होगा, अरे x प्लस 1/x का तो ग्राफ सीखा होगा ना भाई, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x प्लस 1/x क्या होता है, x प्लस 1/x होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अरे x प्लस 1/x का ग्राफ सीखा होगा ना यार आप लोगों ने, x प्लस 1/x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे इस टाइप से, और ये वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर मेरा x देखो, अगर x 0 से बड़ा है, ठीक है ना, ये वाले पार्ट में, तो अगर x 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ है मेरा, और ये ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, ये वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, तो मतलब अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हालांकि इक्वल टू 0 तो नहीं चलेगा क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा है, तो मैं मान के चलूंगा अभी कि मेरा x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लास्ट में इक्वल टू 0 के लिए देख लेंगे रेंज क्या आ रही है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि x ग्रेटर देन 0 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, क्लियर। और इस वैल्यू को मैं अज्यूम कर लेता हूँ अभी के लिए t, क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको बोल देता हूँ f ऑफ t हो गया, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मैं इसको t से भी डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन टी प्लस 1/t, क्या हो गया 4 अपॉन टी प्लस 1/t। तो अब बताओ t ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो t प्लस 1/t क्या होगा, 2 प्लस 1/2 5/2, 2 प्लस 1/2 5/2, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। इसका रेसिप्रोकल मतलब ये कुछ ऐसे है, ठीक है ना, 0 से लेकर 5/2 तक, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 से लेकर इन्फिनिटी, 2/5 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसमें 4 का मल्टीप्लाई,
तो 4/t+1/t क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई मतलब 8/5 से इन्फिनिटी, 8/5 से इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा इसमें बस यहाँ पे चेक कर लो भाई, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था। अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा यार गलत लिख लिया है ना, गलत लिख लिया इसको भाई। t ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 था, तो t+1/2 क्या आएगा, t+1/t आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ये वैल्यू क्या है, 5/2 से इन्फिनिटी है। ठीक है ना, हमने उसको 0 से 5/2 लिख लिया इसलिए गलत आ गया। t+1/t क्या होगा, 5/2 से इन्फिनिटी। तो अब बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 0 से 2/5, 0 पे ओपन 2/5 पे क्लोज। इसमें 4 का मल्टीप्लाई दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ 0 से 4 का मल्टीप्लाई तो 4/t+1/t, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, 0 से 8/5। तो हमें पता चला कि f ऑफ t मतलब f ऑफ t बोल लो x बोल लो एक ही बात है, f(x) का रेंज पता चला 0 से 8/5। मगर ध्यान दीजिएगा ये रेंज तब आया जब आपने 0 को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब आपने अभी हटा दिया कि x 0 नहीं है। तो अगर x 0 नहीं है तो रेंज ये आएगा, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 भी गिवन है ना, तो अगर x इक्वल टू 0 है तो f(x) क्या होगा, 0 आ जाएगा। रख के देखो, डिफाइन भी है 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अभी 0 भी शामिल करना पड़ेगा। तो इसमें 0 शामिल होते ही f(x) का रेंज हो गया 0 क्लोज से लेकर 8/5 क्लोज तक। ठीक है, 0 से 8/5 और दोनों ही इंटरवल क्या होंगे, क्लोज। क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें गिवन है f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग लिखा है, लिख लेते हैं। फिर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग प्लस डैश डैश डैश। फिर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग। तो भाई आप लोगों को ये पता होगा है ना, मैंने ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई क्या होता है, i अगर इंटीजर है तो इसका आंसर होता है केवल और केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर को खा जाता है, ये इंटीजर गायब हो जाएगा यहाँ से। और हम जानते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका आंसर तो इंटीजर ही आएगा, अंदर कुछ भी बनता रहे। ठीक, तो इसलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सब गायब हो जाएंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x ऐसा कितनी बार लिखा है बस ये देख लो। तो पहले वाले में था यहाँ पे x/1 + x², अगले वाले में x/1 + 2x², और लास्ट वाले में था x/1 + 99x²। तो कितने टर्म लिखे हैं गिन सकते हैं क्या अपन, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 ऐसे 99 और एक ही है 100। तो f(x) आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 100 टाइम्स। क्लियर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आया 100 टाइम्स। अब वैल्यू किसकी बोली है हमको निकालने के लिए, वैल्यू बोली है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(√3), ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(√3) की बतानी है। तो 100 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √3 यही बनेगा ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो भाई सॉल्व कर लो, √3 की वैल्यू पता ही अपन को 1.732, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.732, उसमें 100 का मल्टीप्लाई 73.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 73। क्लियर।